हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज शुरू की है जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर से पिछले 10 से 12 साल के एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनके बारे में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 10 जो आपकी जीवनी और आत्मकथा है उसमें से है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी है? ऑप्शंस हैं गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग सन्यास का मार्ग है। संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो इन विकल्पों में से हमको सही उत्तर कौन से है वो बताना है। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, सबसे पहले इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है कि ये बुक लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। कब लिखी थी? 1956 में। इसके लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। कब मिला था? 1959 में। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो ये संस्कृति के 4 अध्याय लिखी थी, इस बुक की प्रस्तावना लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसमें जो उपयोगी बातें सही नहीं है, कौन सी बातें आपको क्या बोला है? निम्नलिखित में से उपयुक्त बातें कौन सी है? तो कौन सी उपयुक्त बातें हैं? तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है आपका? कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्तों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो है इसमें सही नहीं है। सही बात क्या है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है मतलब आपका ए और सी में से एक आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कर्मण गृहस्थ तो गलत है। नेक्स्ट है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ये भी सही है। और इसका जो नेक्स्ट है लास्ट, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सी और ई। ठीक है। और बाकी तीनों जो आपके दिए हुए बी और डी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर तुलसीराम जी की दलित आत्मकथा है, उसका नाम है मुर्दिया। ये मुर्दिया का 2010 में पहला भाग प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था मणिकर्णिका नाम से 2014 में। ऐसा माना जाता है कि मुर्दिया जो है वो दलित की पहली हिंदी की आत्मकथा है जिसमें दलित नहीं बल्कि गांव का संपूर्ण लोक जीवन केंद्र में है। ठीक है। मुर्देया में क्या बताया है कि दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का चित्रण किया गया है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं और मुर्देया इसका पर्दाफाश करती है। और डॉक्टर तुलसीराम जी के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था तेज बहादुर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? ऑप्शन है मुक्तिबोध रघुवीर सहाय राजेश जोशी या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो भक्ति आंदोलन पर जिस कवि ने गंभीरता से विचार किया है उनका नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने अपनी आलोचना ग्रंथ भारतीय इतिहास और संस्कृति में भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेरी भाग्य भरोसे जे रहे कुरु पुरुष भाषी टेरी। ऑप्शन है प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा क्या भूलूं क्या याद करूं या मुर्दिया। तो जो पात्र है क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका इनके में जो रहता था हर वक्त दोहा रहता था क्योंकि वो खुद कवि थे और उन्होंने अपनी बात बताई है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, 1969 में प्रकाशित हुई, 4 भागों में प्रकाशित हुई। सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीड़ का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर और लास्ट में है 10 द्वार से सोपान तक।
तो इसमें जो रचना के पात्र है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उनकी जबान पर उठते बैठते दोहा रहता है। प्रेमचंद घर में जो है वो किसकी रचना जीवनी है, ये है प्रेमचंद जी की, और इसको लिखा था शिवरानी देवी ने। उसके बाद आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, पर इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने, और मुर्दिया तो तुलसीराम जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्या भूलूं। अच्छा, पुस्तकों में उद्धत काव्य पंक्तियां हैं और आपको उसको पुस्तकों से मिलान कराना है। तो क्या क्या लिखा हुआ, उठ आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, सोने की थारी में जेवना परोसो, राम जेवना ना जेवै हमार बलमा, तुलसी गंग दो भय सो कविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। चार ऑप्शंस है, संस्कृत के चार अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मूर्धया। तो हमको बताना है कौन सा किसका है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। संस्कृति के चार अध्याय जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, जिसमें भारत का सर्वेक्षण है। और आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, और मुर्दिया तुलसीराम जी की आत्मकथा है। तो इसमें से जो हमको क्या मिल जाएगा, पहला पहला है संस्कृति के चार अध्याय। तो संस्कृति के चार अध्याय का इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुलसी गंग दो भये सो कविन को सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट किस में है, ए और सी में है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आवारा मसीहा का कौन सा है। तो आवारा मसीहा है, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। उसके बाद है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में क्या है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। और लास्ट है आपका मूर्धया। तो मूर्धया का है अ, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना जेवै हमार बलमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरे यायावर याद रहेगा में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज में भी पूछता है। ये जो है आपका नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये जो नदी द्वीप है वो कहाँ है, असम में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, असम में है। अरे यायावर याद रहेगा जो है वो अज्ञे जी की यात्रा संस्मरण है। इसमें अज्ञे जी ने असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की यात्रा की थी, उसका वर्णन किया, और एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। ये नाम इनको प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया था। ये प्रयोगवाद के जनक थे। 1936 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन किया। अज्ञे जी द्वारा रचित है अरे यायावर याद रहेगा। इसका शुरू कहाँ से होता है, परशुराम के लेख से, और ये यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली जो उनकी विदेशी यात्राओं से संबंधित है। और अरे यायावर याद रहेगा में भारतीय क्षेत्रों की जो यात्रा है उसका वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली जो है वो यूरोपीय यात्रा उन्होंने की थी, उसका वर्णन किया था। 1983 में जनक जान की यात्रा पुस्तक का संपादन भी किया। माजुली जो है एक विशाल नदी द्वीप है जो भारत के असम में ब्रह्मपुत्र में स्थित है। 2 सितंबर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप घोषित किया था। और ये द्वीप चारों ओर से लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और नदी के नियमित बाढ़ होने के कारण इसका एक तिहाई हिस्सा खो गया है, और इसको हाल में एक जिला घोषित किया गया था। इससे पहले ये जोराहट जिले का तहत एक उप डिवीजन था। तो ये जो नदी द्वीप है ना, सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, और तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं से लेकर। तो ये कथन किस पुस्तक में है, मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के चार अध्याय, आवारा मसीहा, या क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें देखते हैं कि ये वाला जो द्वंद्व वाली बात है, अभी हमने इस क्वेश्चन में भी देखा ना कि यहाँ पर आपको बोला गया था संस्कृति के चार अध्याय में कि तुलसी गंग दो बहे सुकविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपका है
कि भारतीय समाज के जो द्वंद्व की बात की गई है वो है आपका संस्कृति के 4 अध्याय का। ठीक है, ये कथन रामधारी सिंह दिनकर जी ने बुक लिखी है उसमें है। संस्कृति के 4 अध्याय में याद रखना है कि 4 प्रकरण हैं। ये प्रकरणबद्ध है और 4 अध्याय में ये प्रकरण है। हर अध्याय में अलग-अलग प्रकरण है। ये 1956 में लिखी गई थी। 1959 में इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? ऑप्शन है मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या पथ के साथी। तो ठकुरी बाबा जो है वो स्मृति की रेखाएं संस्मरण में है, जो महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन, चीनी फेरीवाला, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया और गुंगिया का स्मरण किया है। चीनी फेरीवाला वस्त्र विक्रेता है। बबरी जो है वो केदार यात्रा के दौरान 2 कुली बंधुओं जंग बहादुर और धन सिंह का जिक्र है। मुन्नू की माई जो है वो निर्धन गृहवधू है और बिबिया धोबिन बरेठिन है। गुंगिया का जिक्र जो है वो मूक ममताई माँ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद सर्वोत्तम कवि घोषित किया? व्यास, कालिदास, कबीरदास या भवभूति। तो शरद चंद्र जी जो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित आवारा मसीह है, उसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को व्यास कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। आवारा मसीहा याद रखना है कि 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसको लिखने में 14 साल का समय लगा था। इसके 3 भाग है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। ये कथन किसका है? ऑप्शन है शरतचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम या राहुल संकृत्यायन। तो ये जो है वो तुलसीराम जी का कथन है। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी आत्मकथा मूर्धया, उसमें उन्होंने बोला था कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, वही थी संभवतः मेरे लिए नटिनिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 शीर्षक में लिखा, 2010 में मूर्धया और 2014 में मणिकर्णिका। ठीक है, मूर्धया की भूमिका में क्या लिखा है? हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। इसमें अनुक्रम, इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहला है भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर है मूर्धया और स्कली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मूर्धया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठाकुर यादव देवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम की प्रेरणा ली। पंडित राम नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली का प्रथम देव पुरस्कार मिला। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। या यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो इसमें आपको सही उत्तर बताने हैं कि कौन सा कथन जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं में है। तो हमको याद रखना है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ये उनकी आत्मकथा है और उसका आत्मकथा का ये पहली श्रृंखला है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में। इसमें सही कथन कौन सा है? सबसे पहला जो बी नंबर है, ठाकुर यादव देवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने पहले काव्य संग्रह के नाम से प्रेरणा ली थी। उसके बाद जो डी नंबर है, बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। और उसके बाद है ई नंबर की, यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी, डी और ई ये 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति की रेखाएं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर है, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। और इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो हमको बताना है कि सबसे सही कथन इसमें से कौन सी है। तो सबसे पहला जो सभी पात्र है वो महादेवी वर्मा जी के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, दूसरा है कि इस पुस्तक में समाज के निम्न वर्गों को ज्यादा बताया गया है, तो इसके पात्र सभी जो है वो समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। ए और सी सही है।
और इसके बाद जो इसमें है कि ये यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी और ई सही है, मतलब बी नंबर आपका सही हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं जो है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है, जिसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और ये 2000 विक्रम संवत सन 1943 में प्रकाशित हुआ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस है इसमें, जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है, पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है, इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है, राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है, या लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो सबसे पहला सी नंबर जो है वो तो सही है कि लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। डी नंबर तो गलत है, डी नंबर इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय चेतना की बात हुई नहीं है। ई नंबर सही है, सी और ई सही है, तो सी और ई किसमें किसमें है आपका, तीन तीन ऑप्शन में है। आगे देखते हैं एक और क्या है कि इसमें नारद जी, चित्रगुप्त जी की बात की गई है ना, तो ये सब पौराणिक कथाओं में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए, सी और ई सही है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका, सॉरी ए, सी और ई बोला ना मैंने, पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की बात की है, ये सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का चित्रण है, और ई नंबर लाल फीताशाही को लाल फीता, अच्छा पौराणिक कथा बी नंबर है क्या, बी, सी और ई, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा चित्रों के पात्र है और सहयोगी पात्र है, आपको मिलाना है सरयू भैया, मंगर, रजिया और देव, और इधर सहयोगी पात्र में है हसन, कुनकुन, गंगूबाई और झकोलिया। तो इसमें देखते हैं कि सरयू भैया जो है, ये जितने पात्र हैं ये कहाँ से है, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो रचित माटी की मूर्तें हैं उससे है। तो माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, जिसमें कौन कौन है, रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया, मंगर, रूपकी आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। तो सरयू भैया जो है वो गंगूबाई हो जाएंगे, उससे मिले सहयोगी पात्र है। मंगर की सहयोगी पात्र है छकोलिया, रजिया का सहयोगी पात्र है हसन, और देव का सहयोगी पात्र है कुनकुन। ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, और इसमें अगर आपको थोड़ा सा तुक्का मारना रहेगा क्योंकि अगर याद तो है नहीं, तो रजिया और हसन मुस्लिम नाम है, तो वो दोनों को मिला दीजिएगा, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, और वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर किस्मत साथ देती है तो ऐसे भी फंसते हैं नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे यायावर याद रहेगा में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन से, देवताओं के अंचल में, एलूरा, किरणों की खोज में, परशुराम से तुरखम, या मौत की घाटी में। तो अरे यायावर याद रहेगा गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञे जी की रचना है, 1953 में इसमें रचना हुई थी। इसमें अध्याय से पहले से बाद का क्रम क्या है, तो सबसे पहले आता है आपका परशुराम से तूरखम, फिर आता है किरणों की खोज, फिर आता है देवताओं के अंचल में, फिर है मौत की घाटी में, और लास्ट है एलूरा। तो सबसे पहले देवताओं के अंचल में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका, सॉरी सबसे पहले परशुराम से तूरखम, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्या आता है, किरणों की खोज में, ऑप्शन नंबर सी। तो डी सी वाला सीक्वेंस कौन सा है, बी नंबर है। तो देव आपको याद रखना है कि परशुराम से तुरखम से शुरू होता है, और बहता पानी निर्मला इसमें ये खत्म होता है। ठीक है, आज्ञे जी ने ये जो यात्रा वृत्तांत लिखा है ये उसकी रचना है, अरे यायावर याद रहेगा। इसमें आपका जो 7 अध्याय है, परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली और बहता पानी निर्मला। नेक्स्ट है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, इसमें हमको बताना है, ऑप्शन है, शरद चंद्र जी ने नीरदा के बारे में, तुलसी राम जी ने गोकुल शिया के बारे में, शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद के बारे में, या हरिवंश राय जी ने श्यामा के बारे में। तो हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन जो आया है वो आया है प्रेमचंद जी घर में से। तो प्रेमचंद जी घर में लिखा था शिवानी देवी ने, और किसके बारे में लिखा था, प्रेमचंद जी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में से अवतरित है, शिवरानी देवी जी ने इसको लिखा था, इन्होंने प्रेमचंद घर में शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी। वो प्रेमचंद जी का जो जीवनी है ये लिखा गया था 1944 में, और प्रेमचंद जी की कलम का सिपाही ये लिखा था उनके पुत्र अमृत राय ने 1962 में, और कलम का मजदूर लिखा था 1964-65 में मदन गोपाल जी द्वारा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में।
तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेमचंद जी की 3 जीवनी है, एक प्रेमचंद घर में जो उनकी पत्नी ने लिखा 1944 में, फिर कलम का सिपाही प्रेमचंद ये लिखा था उनके पुत्र अमृत राय ने 1962 में, और लास्ट है कलम का मजदूर प्रेमचंद जो लिखा था मदन गोपाल ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 1964-65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने का मात्र आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। तो ये किस पुस्तक में है जामुन का पेड़? आप खुदरी, माटी की मूर्तें या प्रेमचंद घर में? तो जामुन के पेड़ में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ए नंबर हटा दीजिए। ये जो कथन है ये है आप खुदरी। आप खुदरी जो है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है जो रमणीका गुप्ता जी के द्वारा रचित है। ये पुस्तक जो है ये कथन इसी पुस्तक से लिया गया है। रमणीका गुप्ता का मूल नाम है रमना और उनकी आत्मकथा की पहली किस्त है हादसे जो 2005 में प्रकाशित हुई। आप खुदरी जो है वो पंजाबी भाषा का शब्द है जिसमें पंजाबी की एक कुड़ीमार नामक प्रथा का जिक्र है। एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है जो लेखिका पर फ्रायडवाद का जो प्रभाव है वो बताता है। जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र जी की रचना है और माटी की मूर्तें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और प्रेमचंद घर में तो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि शिवरानी देवी जी उनकी पत्नी की रचना है 1944। नेक्स्ट है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमा, अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी या रमणीका गुप्ता? तो चंपा पात्र जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं उसकी पात्र है जो उनके मित्र करकल की पत्नी थी। उन्होंने अपनी आत्म श्रृंखला की पहली पुस्तक लिखी क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें उन्होंने चंपा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के पहले मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने सलाह दी थी कि लड़के नहीं जीते तो जो अब लड़का हो तो उसको किसी चमारिन धमारिन को हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना पोसना। और ये जो चमारिन जिसका नाम लक्ष्मीनिया था, हरिवंश राय बच्चन उसको चम्मा कहते थे। बच्चन जी लिखते हैं कि चम्मा, अच्छा चंपा नहीं है चम्मा है, चम्मा, मैं उसको चम्मा कहता था और अपनी माँ को अम्मा। तो वो मुझे अपनी माँ से अधिक सुंदर लगती थी। मुझे मोल लेने के बाद चम्मा को कोई संतान नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रमणीका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मनु भंडारी या हरिवंश राय बच्चन? तो अध्यापिका जो शीला अग्रवाल है उन्होंने मन्नू भंडारी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो उनकी आत्मकथा में उन्होंने इसका जिक्र किया है मन्नू भंडारी जी ने कि एक कहानी यह भी में 2007 में जो प्रकाशित हुई थी। 10वीं कक्षा तक ये आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। तो एक कहानी यह भी का जो पहला पुस्तककार है राधा कृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 2007 में प्रकाशित हुआ। राधाकृष्णन पेपरबैक्स में पहला संस्करण 2008 में और पहली आवृत्ति 2009 में प्रकाशित हुई। और इनकी जो बाल पुस्तकें हैं उसका नाम है आसमाता जो उपन्यास है, आंखों देखा झूठ और कलवा जो कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा के संदर्भ में आपको विचार करना है। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र जी के कटु आलोचक थे। गांगुली परिवार के किशोर नभूल लोड के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन में शरद चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष थी। या लास्ट आपको बोला जा रहा है शरद चंद्र जी ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रहलाद भट्टाचार्य जी को रुपए दिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो आवारा मसीहा में हमको याद रखना है कि गांगुली परिवार के जो किशोर है नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। फिर उसके बाद हमको याद रखना है कि बड़ी दीदी का जो प्रकाशन हुआ उस समय शरद चंद्र रंगून में थे। तो बी, सी और ऑप्शन नंबर डी देवदास लिखते समय शरद चंद्र जी की आयु 17 वर्ष थी। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्दया के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीराम जी के गांव का नाम बारागांवा है, तो बारागांवा तो नहीं था ना उनके गांव का नाम, उनके गांव का नाम बारागांवा है। ये ऑप्शन आपको क्या बोला है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आजमगढ़ के बारागांवा में रहते, तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
फिर है सरजू भैया के गांव जिंदा दिल लोगों में से एक, गांव के जिंदा दिल लोगों में से एक है। फिर उसके बाद आपको बोला जा रहा है बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया। तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, मतलब आपका बी और सी और डी में से आंसर होगा। और उसके बाद डी नंबर जो है, कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ए सी और डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवारा मसीहा में शरद चंद्र जी का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है। ऑप्शन है देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर या कृष्णपुर। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। इसमें उनका स्थान बताया गया है, जन्म स्थान देवानंदपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जीवनी लिखी गई थी 1974 में, इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कहानी यह भी, इसके परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य बताना है। ऑप्शन है स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्वाद को चुनौती या स्त्री की पक्षधरता का निषेध। तो एक कहानी यह भी जो है मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से तलाक तक के समय का वहां पर उल्लेख किया है। तो इसमें पुरुष वर्चस्वाद को चुनौती दी गई कि स्त्री पक्षधरता का विरोध किया गया, या भोगे हुए यथार्थ का चित्रण है, या स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति है। तो इसमें याद रखना है, इसमें उन्होंने अपने जीवन के जो भावात्मक चित्रण है उसको डाला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और सी में से है। इसके बाद जो सही ऑप्शन है कि इसमें उन्होंने स्त्री पुरुष समानता की भी बात की थी। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और आज के अतीत। तो हमको याद है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भाग में है। सबसे पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर आपका आता है बसेरे से नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और लास्ट में आता है आपका दशार्ध से अच्छा पूर्वार्ध की ओर, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें से जो आज के अतीत है, ये आज के अतीत उनकी आत्मकथा का भाग नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी को याद रखना है कि उन्होंने हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी आत्मकथा के 4 भाग है, ठीक है। और ये जो आज के अतीत है वो भीष्म शाहन जी की रचना है, वो उनकी आत्मकथा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदी संस्कृति की पाचन शक्ति, या भारतीय प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय में आपका 4 अध्याय है, जिसमें हमने पहले अध्याय में आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति पाचन शक्ति के विषय पर चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब ए और सी डी नंबर में है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय हमने इतनी बार से देखा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, 1957 में प्रकाशित, 56 में प्रकाशित हुई, 59 में उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। इसकी रूपरेखा जो भूमिका लिखी थी, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है शिव विजय नारायण देवनारायण शाही, अज्ञे, रामस्वरूप चतुर्वेदी और निर्मला जैन। तो यहाँ पर सेकंड है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये आलोचना है और लेखक है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, जायसी और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। तो हमको मिलाना है विकल्प। तो सबसे पहला देखते हैं विजय देवनारायण शाही, ये जो है इन्होंने जायसी, विजय देवनारायण शाही ने जायसी पर अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की ये नई कविता के दौर के आलोचक थे। आज्ञे जी ने क्या किया था, इन्होंने हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य ये लिखा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन लिखा और कामायनी के पुनर्मूल्यांकन को सही दिशा दी। और निर्मला जैन जी जो है उनकी रचना है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसन कहत बाड़े जोगी वैसन बढ़त बाढ़े जोगी, बड़ ससतिया साहब रामा, ये किस आत्मकथा में आपको मिलेगा। मूर्धया, तिरस्कृत, हादसे या आपहुदरी। तो ये जो है ये मूर्धया आत्मकथा में है। मूर्धया जो है तुलसीराम जी की आत्मकथा का पहला भाग है, 2010 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है। तो अरे यायावर याद रहेगा
ऑप्शंस हैं यात्रा साहित्य, आत्मकथा, रिपोर्टाज या डायरी। तो हमने पढ़ा था ना कि अरे यायावर याद रहेगा सच्चिदानंद हिरानंद वाजपेयी जी ने जब अपने देश में यात्रा की थी शाम से लेकर के पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका उन्होंने वर्णन किया था। तो क्योंकि ये यात्रा का वर्णन है तो ये एक यात्रा साहित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा था एक बूंद सहसा उछली है, जिसमें जब वो यूरोप गए थे तो यूरोप की यात्रा का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2021 और जून 2022 का है सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ऑप्शन है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है, जूठन, मुर्दया, अपने अपने पिंजरे या मेरी पत्नी और भेड़िया। तो हमने देखा था कि भूत ही वाला जो भाग है वो मुर्दया कहानी का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि हमने देखा था ना, पहला भाग है मुर्दया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं कौन सी है। आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी पर बांक की छाया या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो यहाँ कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, तो हमको इसमें से जो रचनाएं उनकी है उसका चयन करना है। तो सबसे पहली रचना उनकी है आंगन के पार द्वार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नदी पर बांक की छाया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है इतने पास अपने, इतने पास अपने जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की है, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां जो है वो रघुवीर सहाय जी की है। अगला है भोलाराम का जीव कहानी के विषय बताना है हमको। भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो सही उत्तर तो सबसे पहला डी नंबर तो सही है, तो डी नंबर किसमें किसमें है, ए और डी में। तो इन दोनों में से देखते हैं फिर भ्रष्टाचार की पक्षधरता या अनावरण, तो अनावरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और ऑप्शन नंबर बी मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सदाचरण का निषेध तो है नहीं इसमें, वो सदाचार की तावीज में रहेगा। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र या माइकल मधुसूदन दत्त। आवारा मसीहा तो हमने इतनी बार देखा है कि विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन के बारे में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखने में कितना साल लगा था, 14 साल लगा था। प्रथम संस्करण कब आया, 1974 में आया। कितने भाग है, 3 भाग है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है। नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ये जो है 4 भाग में है। कौन कौन सा है, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और क्या भूलूं क्या याद करूं। अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है नीड़ का निर्माण, फिर इसमें उन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण किया है। उनको 1991 में भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान है सरस्वती सम्मान वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद चंद्र, अच्छा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शरद चंद्र, शिवरानी देवी, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरिवंश राय बच्चन। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप यह क्वेश्चन आप सबका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हमने किए हैं ना। शरद चंद्र जी की आवारा मसीहा है तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। शिवरानी देवी जी ने क्या लिखा था, प्रेम घर में, तो बी का थर्ड हो जाएगा, मतलब जीवनी है उनके बारे में ये बोला जा रहा है। तो ए का क्या हो गया फोर्थ, बी का क्या हो गया थर्ड। अब ए और का 4 और बी का थर्ड किस में दिया हुआ है, आपका सी और डी में दिया हुआ है। अब क्या क्या बना है, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी का नीड़ का निर्माण फिर है, तो डी का सेकंड, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये थे हमारे आज के, कुछ और क्वेश्चन ऐड करते हैं, 2 मिनट। तो ये थे हमारे आज के 65 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है इसके साथ, तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बनाए रखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मेरा काम आपको पसंद आ रहा है और आपके फ्रेंड्स हैं जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मेरा चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं और वीडियो भी उनको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।